जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है जी टैक्सेशन मैनेजमेंट और इसके यूनिट 6 को अभी हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 6 बेसिकली रिलेटेड टू है टैक्स क्रेडिट, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस एंड लॉस एडजस्टमेंट्स फॉर कंपनीज। जैसे बीकॉम के अंदर जो टैक्स था बिजनेस टैक्सेशन, उसके अंदर आप टैक्स क्रेडिट, डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आपने इंडिविजुअल्स के लिए पढ़ी। तो अभी हम कंपनीज के लिए पढ़ेंगे कि वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कौन सी स्पेसिफाई की गई हैं। तो अगर टैक्स क्रेडिट्स की सबसे पहले बात करें फॉर कंपनीज, जो कंपनीज के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं, तो सबसे पहला जो टैक्स क्रेडिट है वो है एनलिस्टमेंट एंड स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा लें तो उस सूरत में आपको आपके टैक्स में कमी की जाएगी और ये रेट होगा 20% ऑफ द टैक्स पेबल। जो आपका टैक्स पेबल होगा उसमें 20% कमी कर दी जाएगी और ये फर्स्ट 2 इयर्स के लिए होगा, यानी जब आप स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर कराएंगे तो पहले 2 साल आपकी 20% टैक्स में कमी की जाएगी और अगले 2 साल 10% कमी की जाएगी। तो ये बेसिकली इंकरेज किया जा रहा है कि कंपनीज अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाएं। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट फॉर बीएमआर। बीएमआर स्टैंड्स फॉर बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट। अगर कोई कंपनी या कोई टैक्स पेयर अपनी फैक्ट्री के अंदर न्यू प्लांट और मशीनरी लेता है या पहले से जो एग्जिस्टिंग है उसको रिप्लेस करता है एनर्जी एफिशिएंट जो लेस कार्बन एमिशन वाली मशीनरीज हैं उनके साथ, तो उस सूरत में उस पर्सन के टैक्स में भी कमी की जाएगी और इसमें जितनी वो इन्वेस्टमेंट करेगा उस हिसाब से कमी की जाएगी। उसकी बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे साथ लिस्ट डाउन की गई हैं जिस हिसाब से उसके टैक्स में कमी की जाएगी। और यहाँ पे एक लिमिट स्पेसिफाई कर दी जाती है कि मैक्सिमम कितनी अमाउंट की उसके टैक्स में कमी की जाएगी। ये एक फार्मूला है जिसको हम अभी आगे देखते हैं। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग ए न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अगर आप एक नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे स्पेशली डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है या और इस तरह से रिलेटेड है, तो उसकी में जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके टैक्स में कमी की जाएगी। यहाँ पे फार्मूला होगा टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने का, ए मल्टीप्लाई बाई बी ओवर सी। ए अमाउंट है जी उस पर्सन की जो उसने टैक्स देना होता है, बी वो इक्विटी है जो उसने उस साल इशू की होती है और सी जो है अमाउंट इन्वेस्टेड होती है न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इसी तरह बाकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी लिखी हुई हैं। फिर कुछ टैक्स क्रेडिट्स उन इंडस्ट्रीज के लिए वो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2011 से पहले एस्टेब्लिश हो गई। अगर वो अपने प्लांट और मशीनरी को एक्सपेंड करते हैं जो पहले से हुआ हुआ है या कोई नया प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं एग्जिस्टिंग फैक्ट्री के अंदर, तो उस सूरत में भी उनके टैक्स में कमी की जाएगी। और यहाँ भी टैक्स रिड्यूस करने का फार्मूला लास्ट वही होगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी ओवर सी। ए वो अमाउंट ऑफ टैक्स होगा, बी इक्विटी होगी और सी जो है वो न्यू इन्वेस्टमेंट जो आप न्यू प्लांट में कर रहे हैं। इस हवाले से ये एफबीआर की एड भी है, इसे आप लोग देख लीजिएगा तो आपके मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस तरह पांचवा टैक्स क्रेडिट जो कंपनीज को है पाकिस्तान में वो है फॉरेन एक्सचेंज फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अगर कोई पर्सन पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री लगाता है और जो पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है वो फॉरेन एक्सचेंज का आता है, यानी डॉलर पाउंड यूरो में आता है, तो उस सूरत में भी उसके टैक्स में कमी की जाएगी और यहाँ पे कारपोरेट टैक्स रिड्यूस कर दिया जाएगा 20% तक, यानी उस कंपनी से सिर्फ मुनाफे पे 20% टैक्स लिया जाएगा। इस तरह टैक्स क्रेडिट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर कोई पर्सन नई इंडस्ट्री लगाता है, प्लांट मशीनरी लगाता है और उसके नतीजे में लोगों को रोजगार देता है, तो हर 50 एम्प्लॉयज जो उसकी कंपनी में काम कर रहे होंगे जो ईओएफबीआई के साथ रजिस्टर हैं, तो उसके टैक्स के अंदर 1% कमी कर दी जाएगी। यानी अगर वो 50 लोगों को नौकरी देगा तो 1%, 100 को देगा तो 2% कमी कर दी जाएगी। इस तरह फिर आगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई की गई हैं इन पॉइंट्स के अंदर। इस तरह कोई कंपनी है वो खुद किसी 3-4 और कंपनियों के साथ मिलकर किसी पार्टनरशिप फर्म में उसका हिस्सा है, तो उस सूरत में भी कंपनी के टैक्स में कमी की जाएगी। इसके अलावा ये तो है टैक्स क्रेडिट। उसके बाद कुछ स्ट्रेट डिडक्शंस हैं जो टोटल इनकम में से अलाउ होंगी। नंबर 1 है ज़कात। जितनी भी कंपनी ज़कात पे करेगी, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत वो उसकी टोटल इनकम में से माइनस की जा सकती है। उसके बाद हर कंपनी ने अपने मुनाफे का 2% वर्कर वेलफेयर फंड में देना होता है, तो वर्कर वेलफेयर फंड में जितनी अमाउंट दी जाए उसको भी टोटल प्रॉफिट में से लेस किया जा सकता है। उसके बाद है वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ये भी एक फंड होता है जी। कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट का 3% इसमें देना होता है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ये दोनों जो होते हैं वेलफेयर फंड और प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, इन दोनों को प्रॉफिट्स में से माइनस करके पीछे जो अमाउंट बचे उस पर कंपनी ने टैक्स पे करना होता है। अच्छा, उसके बाद है जी रूल्स फॉर सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये वही हैं जो पहले आप बीकॉम में पढ़ चुके हैं कि एक कंपनी को एक साल में लॉस होता है और अगले साल मुनाफा होता है, तो पिछले साल का जो लॉस है वो इस साल के मुनाफे के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, तो बाकी वाले मुनाफे पे टैक्स पे करना होगा।
इस तरह जो कंपनीज होटल ऑपरेटिंग होती हैं वो भी अपने लॉसेस एडजस्ट कर सकती हैं। इस तरह जो बिजनेस लॉसेस हैं उनको कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है, फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स तक आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी आपको लॉस हो आप अगले साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करके बाकी जो अमाउंट बचे उस पर आप टैक्स पे करेंगे। उसके बाद अगर आपकी किसी और कंपनी के साथ अमलगमेशन हो जाती है, यानी कंपनी ए और कंपनी बी मिलके कोई नई कंपनी सी बना लेती हैं, तो उस सूरत में जो उनके असेस लॉसेस होते हैं एक कंपनी की और दूसरी कंपनी का प्रॉफिट होते हैं वो आपस में एडजस्ट किए जा सकते हैं और बाकी अमाउंट पे टैक्स पे करना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लिखी हुई है। इस तरह कोई स्पेकुलेशन बिजनेस अगर आप चला रहे हैं उसमें आपको लॉसेस होते हैं तो उसके लॉसेस को सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है। इस तरह कैपिटल लॉसेस हैं, जैसे हमने पढ़ा था कैपिटल गेन्स के मुतल्लिक, तो कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही कैपिटल लॉस एडजस्ट होंगे। कैपिटल लॉस का मतलब होता है जो कैपिटल एसेट खरीदने और बेचने पे आपको लॉस होता है उसको बाकी प्रॉफिट के अगेंस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते। फिर प्रोविजन है जी ग्रुप टैक्सेशन की। अक्सर पाकिस्तान में जो कंपनियां होती है 3 4 या 5 कंपनियां मिलके एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बना लेते हैं, उसमें अगर 2 कंपनियां मुनाफे में जा रही हैं और 3 लॉस में जा रही हैं तो 3 कंपनीज का लॉस 2 के मुनाफे के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा और पीछे जो अमाउंट बचेगी उस अमाउंट पे इन्हें टैक्स पे करना होगा। इस तरह यहाँ पे प्रोविजन ग्रुप रिलीफ की दी गई हैं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लीजिएगा कि जब एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है उसमें कुछ कंपनियां मुनाफे में जा रही है कुछ लॉस में, तो लॉस को मुनाफे के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाता है और बाकी वाली अमाउंट पे टैक्स पेएबल होता है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन साथ दी गई हैं। लास्ट टॉपिक जिस यूनिट का है जी वो है कंपनीज के लिए एग्जाम्पशंस। बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में ऐसी हैं जिनके प्रॉफिट्स को पे टैक्स नहीं लिया जाता और उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई की जाती है। नॉर्मली 2 साल 3 साल या 4 साल के पीरियड या 5 साल के लिए टैक्स हॉलीडे दी जाती है। टैक्स हॉलीडे का मतलब उस कंपनी पे उस कंपनी के मुनाफों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो उनकी यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। मिसाल के तौर पे जो किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में प्लांट और मशीनरी लगाएं इस 2016 की डेट के बाद और उसमें फिर अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करें सोलर और वाइंड के जरिए, तो 5 साल तक उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस तरह एग्रीकल्चर वाली नई कंपनीज जो हैं उनकी भी डेट स्पेसिफाई की गई है। तो इस तरह ये एक लंबी लिस्ट दी गई है यहाँ पे। मिसाल के तौर पे एलएनजी टर्मिनल्स ऑपरेटर्स हैं कराची में, उनसे एक खास मुद्दत तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस तरह बलूचिस्तान एम्प्लॉइज कुछ इस तरह की कंपनीज हैं। इस तरह चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी है। इस तरह और बहुत सी एक ये लिस्ट दी गई है। ये वो कंपनीज हैं या मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करने वाली कंपनीज हैं, तो उनके लिए टैक्स की रियायत दी जाती है। अच्छा, इस चैप्टर के एंड पे भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। उसी तरह कंपनीज के टैक्स कैलकुलेट करने वाले ये कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिए हुए हैं, एक साइड पे एक्सपेंसेस दूसरी साइड पे रेवेन्यू। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो जैसे ये स्टार लिमिटेड का है, पहले तो सबसे पहले तो इसका जो नेट प्रॉफिट है ये आपके सामने है 5,46,000। इसमें हमने एडजस्टमेंट करनी है। इसमें ऐड बैक करेंगे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। जैसे इसने अगर इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो सेल टैक्स पेड आ रहा है 9,000 का, इसको ऐड बैक करेंगे। इसके अलावा ये डेप्रिसिएशन है, इसको ऐड बैक करेंगे और फिर देख लेंगे। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है रेंट इंक्लूड 3,000 पेमेंट टू द बिल्डिंग और कंट्रोल अथॉरिटी, तो रेंट में से ये अमाउंट भी ऐड बैक कर देंगे। इस तरह पेमेंट टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन उसको भी ऐड बैक करेंगे। उसके बाद आप लेस करेंगे एडमिसिबल एक्सपेंसेस, उनमें से टैक्स डेप्रिसिएशन वो दी हुई है वो लेस करेंगे। अच्छा, उसके बाद टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 5,40,000 अब इनका टैक्सेबल प्रॉफिट है। पहले जो दिया होता है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, उस पर ये 29% का रेट लगाया और 17% का अकाउंटिंग का रेट लगाया और 1.25% सेल। ये लास्ट यूनिट में हम पढ़ चुके हैं। ये 3 अमाउंट्स कैलकुलेट की, तीनों में से जो बड़ी रकम है वो इन्हें टैक्स के तौर पे पे करनी होगी 1,56,600। उसके बाद ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हुई है। जैसे आपने टैक्स क्रेडिट पढ़ा, स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी रजिस्टर होती है उसके पेएबल टैक्स में 20% कमी कर दी जाएगी, तो ये 31,320 रुपए इसके टैक्स में कमी की जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन है। इस तरह एक दो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें भी 7 टैक्स क्रेडिट के सोल्यूशंस हैं, तो ये आप साथ साथ कर दीजिएगा। पैटर्न वही है जो लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में हम इससे आगे एडवांस टैक्स और विथहोल्डिंग टैक्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको साथ साथ मिलती जाए। बहुत